19 सितंबर 2021 का दिन, जयंत चौधरी का उदय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति लगभग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जो है हद तक जुड़ी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक डिमांड चल रही है हाईकोर्ट बेंच। इतना जो है बड़ा स्टेट है, तो यहाँ के आदमी को न्याय लेने के लिए अगर इलाहाबाद जाना पड़े तो इलाहाबाद 600 किलोमीटर से अधिक हमसे पड़ता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की चूंकि राजनीति कमजोर है। और साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया न्यूज के मंच पर राजनीति का विश्लेषण करेंगे राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर स्टेविन कुलीर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद राजेश सर। आज सर भारत रत्न किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के पौत्र और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी का हम लोग सर बातचीत करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बातचीत करेंगे, उनकी राजनीति में बात करेंगे। एक सर वो है कि 19 सितंबर 2021 का दिन वो टर्निंग पॉइंट है, जयंत चौधरी का उदय है और यहीं से बदली उनकी किस्मत। इस पर सर आपसे सवाल जवाब करेंगे। और दूसरा सर ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग हो जाने का मुद्दा लंबे समय से उठता रहा है, क्योंकि इसके पीछे वजह यह भी रही कि लोगों का मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ हमेशा दोहरा व्यवहार किया गया, चाहे हाईकोर्ट बेंच की मांग हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मामला हो या IIT आदि का नया होने का मामला हो। कहा हमेशा यही जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुकाबले बहुत कमजोर रहती है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश सरकार उसका वाजिब जो हक है वो नहीं दे पाती। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय लोकदल को माना जाता है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का विकास राष्ट्रीय लोकदल से बहुत हद तक जुड़ा हुआ माना जा सकता है। इसलिए आज हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल के मुखिया जयंत चौधरी जी में बात करेंगे। सर पहला सवाल है, राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, जब उत्तर भारत की राजनीति की बात होती है आप लगातार निष्पक्षता के साथ में बड़ा विश्लेषण करते हैं। क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट भी रहा है, लगातार आप लोग संवाद करते हैं, विश्लेषण करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का। आज हम लोग सर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी जी में विश्लेषण करेंगे। तो ये सवाल है सर मेरा कि राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? जी सर। राजेश सर, राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति को देखने के लिए हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे फोकस करना होता है बेसिकली जी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति लगभग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जो है हद तक जुड़ी हुई है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह के समय में राष्ट्रीय लोकदल, उस दौर में लोकदल हम कह सकते हैं, एक बड़े क्षेत्र में जो है अपना प्रभाव रख रहा था। चौधरी चरण सिंह इस क्षेत्र के बड़े नेता थे। तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो ये राजनीति जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास तक सिमटी हुई हमें दिखाई देती है। तो राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति को अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं किस हिसाब से देखता हूं, तो मुझे लगता है सर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास और राष्ट्रीय लोकदल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं राजेश सर। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम देखते हैं लंबे समय से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक डिमांड चल रही है हाईकोर्ट बेंच कि साहब हाईकोर्ट बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश को दे दी जाए। और इसकी वजह है बहुत सीधी सी साफ सी, हर आदमी किसी से भी आप पूछेंगे वो बताएगा कि साहब इतना जो है बड़ा स्टेट है, तो यहाँ के आदमी को न्याय लेने के लिए अगर इलाहाबाद जाना पड़े तो इलाहाबाद 600 किलोमीटर से अधिक हमसे पड़ता है। तो उससे ज्यादा नजदीक तो जो है उत्तराखंड का हाईकोर्ट हमसे है, हरियाणा और पंजाब का हाईकोर्ट हमसे है, और राजस्थान का हाईकोर्ट हमारे हाईकोर्ट से हमसे करीब है, दिल्ली हाईकोर्ट हमारे हाईकोर्ट से करीब है, और हद तो तब हो जाती है राजेश सर के लाहौर का हाईकोर्ट भी हमारे हाईकोर्ट से करीब है। तो ये एक ऐसी डिमांड है जो लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रही है, अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, इसके अलावा राजेश सर ये भी है कि साहब
पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश के लिए भी एक डिमांड बहुत लंबे समय से होती रही है, और मुझे लगता है आजादी के बाद ही लगभग ये डिमांड शुरू हो गई थी कि साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग स्टेट बनाया जाए। तो फिलहाल के हालात अगर हम देखते हैं तो फिलहाल की स्थिति ये है कि जमीन उपजाऊ है, खेती अच्छी है, सब कुछ बहुत बेहतर है, एनसीआर के क्षेत्र में हम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, हमारे पास एक भी आईआईटी नहीं है, हमारे पास एक भी आईआईएम नहीं है, हमारे पास हाईकोर्ट की एक बेंच नहीं है, और हमारे पास एम्स भी नहीं है। तो ये सारी जो डिमांड है राजेश सर, ये लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन पूरी कभी नहीं हुई है। और पूरी मुझे जो लगता है वो इसलिए नहीं हुई है कि यहां से अगर हम देखते हैं तो चौधरी चरण सिंह के बाद अगर बड़े नेता के तौर पे हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री मायावती जी इस क्षेत्र से जो है एक बड़ी नेता निकल के आई है। लेकिन फिर भी चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुछ नया बहुत ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन मैं इसी के साथ साथ ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि फिलहाल सहारनपुर को एक विश्वविद्यालय जो है योगी जी ने दिया, बाकी नहीं तो लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है कोई ये जो सारी डिमांड्स रही हैं इन पर कोई खास चर्चा नहीं है। और अगर इस पर बात होती, सर कल्याण सिंह जी, राम प्रकाश गुप्त भी बहुत ज्यादा कर नहीं पाए, वो भी दोनों नहीं कर पाए सर। मतलब तब से अब तक अगर आप देखेंगे कि हर विभाग के मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद या लखनऊ में है, हर विभाग की अधिकांशतः जो बड़ी परीक्षाएं हैं अब चूंकि संख्याएं बढ़ने लगी तो यहाँ सेंटर आते हैं, वरना तो आप देखिए कि हर परीक्षा का सेंटर भी वही होता था, लखनऊ या इलाहाबाद। तो माना ये जाता था कि साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चूंकि राजनीति कमजोर है, और अभी भी ये माना जा रहा है कि जो हाईकोर्ट बेंच की डिमांड है या एम्स की डिमांड है या केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिमांड है या आईआईटी आईआईएम की डिमांड है, ये हमारी इसलिए नहीं मानी जा रही है चूंकि हमारी राजनीति कमजोर है। तो यहाँ जो बेस राजनीति है वो है राष्ट्रीय लोकदल की। तो राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति अगर मजबूत हो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में बहुत सारी चीजें आए। तो मैं राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति को इसी तरीके से देखता हूं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हमें चाहिए तो उसके लिए ये जरूरी है कि यहाँ बेस्ड जो राजनीतिक दल है वो मजबूत हो। तो राष्ट्रीय लोकदल अगर यहां से मजबूत हो तो मुझे लगता है कि चूंकि उसका मुख्य वोट बैंक यही है तो वो ये डिमांड मजबूती से कर पाए कि साहब इस क्षेत्र के लिए जो हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं दी जा रही है या बाकी जो डिमांड है वो क्यों पूरी नहीं की जा रही। राजेश सर, क्या आपको नहीं लगता कि जयंत चौधरी की पहचान केवल जाट नेता तक सीमित हो गई है, या आपको लगता है कि वह अभी भी अजगर की खोई हुई राजनीति के लिए प्रयासरत है? देखिए राजेश सर, राष्ट्रीय लोकदल की जो मूल राजनीति रही है वो किसान राजनीति रही है, और अगर ये देखा जाए कि पूरी भारतीय राजनीति में कोई ऐसा नेता जो किसानों के लिए सही अर्थों में जो है परेशान होता हो या लगता हो कि साहब वो किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कितना कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग पहलू है, तो मुझे लगता है पहला नंबर चौधरी चरण सिंह का आता है राजेश सर। और उत्तर भारत की राजनीति के तौर पर हम देखें तो चौधरी देवीलाल का भी उसके बाद फिर नाम आता है कि वो भी किसान नेता के तौर पर पहचाने गए, लेकिन बड़ी पहचान जो है वो चौधरी चरण सिंह की है, और वहां से राष्ट्रीय लोकदल की जो राजनीति है वो किसान राजनीति के तौर पर ही पहचानी जाती है। और चौधरी चरण सिंह का ये जो एक था आइडिया अजगर, अहीर, जाट, राजपूत, गुजर के इस वोट बैंक को जो है खुद से जोड़ा जाए, क्योंकि बेसिकली जो है किसान जातियों से उनका मतलब था कि जो लोग खेती किसानी करते हैं, मजदूर हैं, उन सब लोगों को जो है मुख्यतः जोड़ा जाए, जो कि उसी की डिमांड के लिए लोकदल जो है मांग करता था। लेकिन उनके बाद जो है जैसे चौधरी अजीत सिंह आए और अब तक भी वो जो राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा प्रभाव क्षेत्र था वो अब तक हासिल नहीं हो पाया राजेश सर, ये तो सच्चाई है। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि जयंत चौधरी को जो है जाट नेता के रूप में जो है सीमित किया जाए। मतलब वो हम कई सारी चीजों से देख सकते हैं, जब तक हम लोग सर यहाँ मेरठ नहीं आए थे तब तक हमें ही लगता था कि चौधरी चरण सिंह जो है वो एक जाति के नेता हैं। अच्छा, यहाँ आने के बाद हमको ये पता लगा कि साहब जब वो मुख्यमंत्री हुए तो
वही ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने डिमांड की कि साहब जिन जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके ऊपर जातियों के नाम है, वो जातियों के नाम हटाए जाएं। ये सही नहीं है। मतलब जहां मैं बड़ौत में जो है अध्यापन करता हूं, वहीं एक कॉलेज है जेवी कॉलेज। मुझे पहली बार पता लगा कि साहब उसका नाम जाट कॉलेज था और वो चौधरी चरण सिंह के कहने पर जनता वैदिक कॉलेज किया गया। इसके अलावा अगर आप इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और अपनी जो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखेंगे राजेश सर, तो मुझे लगता है कि जितने राजनीतिक घराने हैं उनमें सबसे ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज इनके परिवार में है। अभी पिछले दिनों एक विवाद जब वो महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के समय पर हुआ था, तो किसी ने ये आरोप इनके ऊपर लगाया था कि ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो मैं कह रहा था कि भाई देखिए, वो हमसे आगे सोच पा रहे थे तभी वो चौधरी चरण सिंह थे, क्योंकि वो जाति की जो सीमा थी वो उन्होंने तोड़ी थी अपने परिवार में भी। मतलब इंटरकास्ट मैरिज करके ये मैसेज था पूरे समाज में कि साहब जाति सच्चाई नहीं है, भले ही जो है चल रही हो, लेकिन उससे आगे निकलना पड़ेगा। दुनिया में जो है वो जाति कहीं नहीं मौजूद है, वो अलग अलग तरीके की जो है भेदभाव हो सकते हैं, लेकिन जाति नहीं है। तो अभी भी हम देखते हैं कि जो जैन चौधरी से किसी ने एक स्टेटमेंट पूछा कि जाट वोट का जो है किधर रहेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं जाट वोटों का ठेकेदार नहीं हूं। मुझे ये उनका शानदार स्टेटमेंट लगा कि भाई ये बात सही है कि भाई मेरे ऊपर तुम यही क्यों थोप रहे हो। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि फिलहाल जो है वो इस प्रयास में है कि बाकी लोगों को जो है दल से जोड़ा जाए। हाँ, ये मैसेज जरूर है, चूंकि मुख्य वोट बैंक जो है वो जाट है, तो ये एक मैसेज जरूर है कि साहब राष्ट्रीय लोक दल में जो है वो जाटों का दल है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल एक जाति से नहीं चल सकता राजेश सर। और मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह से और चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत सिंह, ये सब लोग इस प्रयास को कर रहे हैं कि साहब ये जो ठप्पा है इससे आगे बढ़ा जाए, इससे आगे बढ़ा जाए, तभी जो है दल सही रूप से विस्तारित भी हो पाएगा। राजेश सर 2024 का जब चुनाव था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तब जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल हो गए, मतलब भाजपा में शामिल हो गए थे एनडीए के हिस्से में। तो राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? मतलब ये तो राजेश सर देखिए राजनीतिक फैसला है, उनका अपना फैसला है। तो लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ नहीं होते तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27 में टिकटों के ऊपर जो भीड़ होनी थी वो राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर ही होनी थी राजेश सर। मतलब मैं अगर आप इसे देखेंगे, मैं इसे ऐसा समझता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट देना पसंद नहीं करेंगे। कुछ एक वोट बैंक इस टाइप का है कि जो समाजवादी पार्टी के अलावा, वोट बैंक ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के अलावा वोट देना पसंद नहीं करेगा। एक वोट बैंक ऐसा भी है जो बीएसपी को ही वोट करेगा, वो कहीं इधर उधर वोट करना जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल है वो लगभग मध्य मार्गी सा दल है। कोई भी आदमी जो है राष्ट्रीय लोकदल के को वोट देते टाइम ये नहीं मतलब सोच सकता कि भाई इस पार्टी को मैं वोट नहीं कर सकता। वो कोई भी आदमी वोट कर सकता है, वो पार्टी की नीतियां, लीडरशिप वो सारी है कि किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ लेके आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक फैसला है, उन्होंने जो भी किया है, लेकिन एक नाराजगी जो उनका कोर वोट बैंक था उसके बीच में भी आई थी। और एक दूसरा जो मुख्य वोट बैंक उनका था वो मुस्लिम रहा है राष्ट्रीय लोकदल का हमेशा से। मुस्लिम जो है किसान भी रहे हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम था, तो उसके बीच में एक थोड़ा सा झटका जरूर लगा है, ऐसा मुझे लगता है राजेश सर। आपको लगता है सर कि एनडीए में शामिल होने के बाद में जो राष्ट्रीय लोकदल की सेकुलर छवि थी उसे चोट पहुंची है कुछ? मतलब मैं ये मान सकता हूं कि विश्वास डगमगाया है जो मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल का बेसिक जो चरित्र है वो सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी का ही है। अभी भी आप देखेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल का जो नेता है, मैं जैन जी की बात कर रहा हूं या जो कुछ बड़े नेता हैं, वो धार्मिक मसलों के ऊपर बात करने से बचते हैं। आप देखिए कि वो भले ही एनडीए के एक पार्ट है, लेकिन अभी भी वो
रिलीजन के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर, इस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो मैं ये तो नहीं मान सकता कि जो है वो सेक्युलर दल के रूप में अब नहीं माने जा रहे हैं, पर हाँ उस छवि को एक चोट जरूर पहुंची है, ऐसा मुझे लगता है।